टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज की क्लास है हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। कल जो क्लास हुई थी, आज मॉर्निंग में जो क्लास हुई थी, अब उसके नेक्स्ट क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर एक एग्जाम्स में आते हैं। आफ्टर दैट आप लोग जो भी लोग इस क्लास में जुड़े हुए हैं, मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए राजस्थान का एक जो स्पेसिफिक जिस भी स्टेट के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हों, एक एक क्लास स्पेसिफिक करवाई जाएगी, जिसमें आपकी राजस्थान की योजनाएं, एसआरएस डेटा और सेंसस है जो इंक्लूड किया गया है। तो इन क्लासेस के अलावा भी आपको, क्योंकि एसआरएस डेटा आपको एग्ज़ाम में आता है, साथ ही साथ आपको जो गवर्नमेंट का, जिसको हम ये कह सकते हैं जो पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड है, वो आते हैं। तो उन सभी की एक सेपरेट क्लास की जाएगी, एक एक सेपरेट क्लास, क्योंकि कहीं पर भी आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, स्पेशली पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड को लेके। और आपका जो एसआरएस डेटा है जो आपको एग्ज़ाम में आता है, तो वो रेडी हो गया है ऑलमोस्ट। उसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन ज़रूरी है, इसलिए वो आपको अपडेट नहीं किया जा रहा है। बट आपको मे बी संडे तक 2 घंटे की क्लास रहेगी, जिसमें आपको राजस्थान, यूपी, जहाँ के भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, पर्टिकुलर स्टेज वाइज आपको एसआरएस डेटा है जो बताया जाएगा। तो यहाँ पर आज की क्लास के जितने भी क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, जिससे आपको समझना इजी रहे। एज ऑन आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग, कि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि क्वेश्चन आंसर दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखिए। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हम करते हैं वो आपके एग्ज़ाम में 100% श्योरिटी के साथ आते हैं। और जो भी लोग पेपर्स परचेस करना चाहते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा हुआ है कि आप पेपर परचेस करने के लिए मेरे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकेस मैं कॉल अटेंड नहीं करती हूँ, आपके जो भी इशू हैं, जो भी मैसेज हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि सभी के कॉल अटेंड कर पाना पॉसिबल नहीं है। बट वो कभी कभी मैं अटेंड कर लेती हूँ, रेयरली हो पाता है अटेंड सभी के कॉल। बट जिनके नहीं हो पाते तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको स्पेशली CHO, NHM, ANM में आते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वैक्सीन डज नॉट एडमिनिस्टर एट द टाइम ऑफ बर्थ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी 18th को कर्नाटका वालों का एग्ज़ाम है, तो बेस्ट ऑफ लक। जो भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है। और अभी रिसेंट में जो BNS 042 एग्ज़ाम हुआ है वो भी कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वैक्सीन डज नॉट एडमिनिस्टर एट द टाइम ऑफ बर्थ। कौन सी वैक्सीन है या फिर कौन सा टीका है जो जन्म के समय नहीं लगता है। BCG, OPV, DPT या फिर हेपेटाइटिस B। तो जो वैक्सीन एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, BCG, OPV एंड हेपेटाइटिस B वैक्सीन है। 3 वैक्सीन एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती हैं। और अब जो वैक्सीन नहीं दी जाती है तो वो कौन सी है, तो वो है DPT। बच्चों के लिए यहाँ पर देखिए एक शॉर्ट चार्ट दिया हुआ है, साइट दी हुई है कि कहाँ पर वैक्सीन लगेगी, कितनी लगेगी, ये चीज़ आपको याद रखना है। क्योंकि कुछ वैक्सीन है, यदि एट द टाइम ऑफ बर्थ कुछ अलग डोज होगा, लेकिन एज के अकॉर्डिंग अलग होगा, तो ये चीज़। तो यहाँ पर जो वैक्सीन है आपको पता होना चाहिए कि जो BCG वैक्सीन है एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती है, इनकेस ओनली ये 1 मंथ की एज तक लगाते हैं हम, तो 0.1 ml डोज होगा। लेकिन यदि इसको 1 मंथ के बाद हम लगाते हैं तो 0.05 ml इसका डोज रहेगा। ओनली एक ऐसी वैक्सीन है जो इंटरडर्मल रूट से लगाई जाती है लेफ्ट अपर आर्म में। परमानेंट लाइफ टाइम स्कार फॉर्मेशन भी यही वैक्सीन करती है, BCG वैक्सीन। दी क्यों जाती है, TB से प्रिवेंट करने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करने के लिए। फिर आता है हेपेटाइटिस B वैक्सीन, ये भी एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती है, 0.5 ml दी जाती है, इंट्रामस्कुलर दी जाती है। यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इन्फेंसी पीरियड में, बच्चों में जो इन्फेंसी पीरियड है, तो कौन सी मसल में वैक्सीन लगाई जाती है, तो वो है एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई। OPV एट द बर्थ है जो 0 डोज दिया जाता है, इसका याद रखना है आपको। यदि आपको पूछा जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, वो 0 डोज कहलाता है और 2 ड्रॉप ही दिया जाता है, ओरली दिया जाता है। फिर OPV का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डोज। DPT जिसमें पेंटावेलेंट वैक्सीन इंक्लूड होती हैं, पेंटावेलेंट में 5 वैक्सीन होती हैं, DPT, हेपेटाइटिस B एंड इन्फ्लुएंजा B। तो यहाँ पर जितनी भी वैक्सीन है DPT जो पेंटावेलेंट के फॉर्मेट में नावाडेज दी जाती है, तो यहाँ पर OPV का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डोज 6 and 14 वीक्स में,
फिर डीपीटी और पेंटावैलेंट वैक्सीन का जो कि 6 and 14 वीक्स में, और इसी के साथ में रोटा वायरस वैक्सीन ओरली 5 ड्रॉप्स है जो दी जाती हैं। याद रखना है आपको। हेपेटाइटिस बी, जो डीपीटी हेपेटाइटिस बी पेंटावैलेंट में आएंगी, इंट्रामस्कुलर दी जाएंगी, लेकिन इसी के साथ में रोटा वायरस वैक्सीन भी दी जाती है 5 ड्रॉप्स ओरली, 3 डोज दिए जाते हैं इसके। फिर ओपीवी के भी 3 डोज यहाँ पे साथ में दिए जाते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन 5 साल तक की एज तक ओपीवी की जो 2 बूंद जिंदगी की है पिलवाई जाती है। मीजल्स वैक्सीन है जो कि 9 से 12 महीने में दी जाती है 0.5 ml। सबक्यूटेनियस दी जाती है, एक ऐसी वैक्सीन जो सबक्यूटेनियस दी जाती है तो वो है मीजल्स। मीजल्स वैक्सीन के एक डोज के बीच में हमेशा 3 महीने का गैप होना चाहिए। यदि अदर वैक्सीन की बात करें तो एटलीस्ट 4 वीक 1 मंथ का, 4 वीक्स या फिर 1 मंथ, लेकिन मीजल्स में एटलीस्ट 3 मंथ का गैप है जो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। क्वेश्चन है ORS डज नॉट कंटेन, तो ORS में क्या शामिल नहीं है? ग्लूकोज, कैल्शियम लैक्टेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। तो ORS में जो चीज़ इंक्लूड नहीं है वो क्या है? कैल्शियम लैक्टेट। बाकी ये सभी हैं। ORS आपको एग्जाम में आता है। ORS के आपको मेनली कंपोनेंट्स पढ़ के जाना है, वही आपको एग्जाम में आते हैं और एक्सेप्ट करके क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है विल्म्स ट्यूमर। विच ऑर्गन अफेक्ट इन विल्म्स ट्यूमर? हो सकता है आपको क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो बदल दिया जाए, लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं आता है कि विल्म्स ट्यूमर किसको अफेक्ट करता है, ये याद रखें आप। और विल्म्स ट्यूमर है जो कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करेगा? किडनी, ब्रेन, लंग्स की लिवर। जनरली विल्म्स ट्यूमर है एक रेयर टाइप का, मोस्ट जो रेयरली टाइप का ट्यूमर है जो कि किडनी को अफेक्ट करता है। किडनी के अलावा ये किस एज को अफेक्ट करता है? तो ये जनरली बच्चों में अफेक्ट करता है, जिसके लिए हम नेफ्रोब्लास्टोमा भी कहेंगे। यदि बच्चों में कॉमन किडनी कैंसर पूछें तो वह विल्म्स ट्यूमर या फिर नेफ्रोब्लास्टोमा। जिन बच्चों की एज जनरली 3 to 4 ईयर्स की है उन्हीं को ये सबसे कॉमनली अफेक्ट करेगा। आफ्टर 5 मतलब 5 साल के से ज़्यादा के हैं तो उनको बहुत ही कम चांस होते हैं, लेकिन विल्म्स ट्यूमर अफेक्ट किसको करेगा? किडनी को। और किस एज में करेगा? तो जनरली ये लेस देन 5 ईयर एज ग्रुप के बच्चों को मोस्टली अफेक्ट करेगा, जिसको हम नेफ्रोब्लास्टोमा भी कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, मलेरिया, फाइलेरिया बोथ आर ट्रांसमिटेड बाय। तो मलेरिया और फाइलेरिया किसके थ्रू ट्रांसमिट होते हैं? ऑप्शन में मॉस्क्यूटो, फ्ली, माउस या फिर कैट। तो मलेरिया और फाइलेरिया किसके थ्रू ट्रांसमिट होते हैं? ऑप्शन में है यहाँ पर मच्छर, फ्ली, माउस मतलब चूहा, या फिर कैट बिल्ली के द्वारा। किसके थ्रू फैलते हैं? आंसर दीजिए यहाँ पर आप लोग। तो ये दोनों फैलते हैं किसके थ्रू? मॉस्क्यूटो के थ्रू। मलेरिया तो फैलता है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो के बाइट करने से। अब इसकी जो स्पीसीज़ हैं वो अलग हैं, 4 स्पीसीज़ प्लाज्मोडियम की, जो कि पैरासाइटिक हो जाएगा। फिर फाइलेरिया, तो फाइलेरिया फैलता है निमेटोड्स, राउंड बॉम्ब्स के थ्रू। लेकिन यदि यहाँ पर इसका आपको मॉस्क्यूटो पूछते हैं तो फाइलेरिया का मॉस्क्यूटो क्या है पूछे तो वो है क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। क्या है? क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। मलेरिया का है एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज, फाइलेरिया का है क्यूलेक्स। नेक्स्ट वन, आंगनवाड़ी वर्कर इज द पार्ट ऑफ। अब जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, हमने जो प्रोग्राम्स पढ़े थे उसमें आपको ऐड करवाए हैं चारों प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो किसका पार्ट है? यह है ICDS स्कीम का। किसका? ICDS स्कीम का। एक आंगनवाड़ी वर्कर है जो कितनी पॉपुलेशन के बीच में रखी जाएगी? तो है 1000। ऐसे ही आशा वर्कर के लिए आता है तो 1000। और जो ICDS स्कीम का पार्ट यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं। यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो आपको एडोलेसेंट हेल्थ से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें RBS के आपका इंक्लूड हो जाता है। RBS के, RKS के, ये सभी क्या है? एडोलेसेंट हेल्थ के लिए लॉन्च किए गए प्रोग्राम्स। नेक्स्ट वन, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो सबको पता है किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है? न्यूरॉन है, सेल्स है, नेफ्रॉन है कि ब्लास्टोसाइट्स हैं? तो फंक्शनल यूनिट क्या है किडनी की? नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। नेक्स्ट वन,
मोस्ट डिफिकल्ट टाइम टू कंट्रोल डायबिटीज़ ड्यूरिंग मैटरनिटी साइकिल। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में CHO एग्जाम में आया हुआ था कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम कौन सा है, वो भी मैटरनिटी साइकिल में, प्रेगनेंसी में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, लास्ट ट्राइमेस्टर, लेबर एंड डिलीवरी या फिर परपीरियम। तो सबसे डिफ़िकल्टी भरा टाइम फर्स्ट में आप कंट्रोल कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे, लेकिन परपीरियम पीरियड में भी कर जाएंगे। लेकिन जब लेबर पेन हो रहा है, डिलीवरी हो रहा है, उस टाइम पर यदि माँ का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल फ्लक्चुएट होता है या फिर कुछ और साइन आपकी बॉडी रिप्रेजेंट करती है डायबिटीज़ के, तो उस टाइम पे स्पेशली ब्लड प्रेशर और ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यही टाइम होता है लेबर और डिलीवरी का, जिस टाइम पे कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या होगा, लेबर एंड डिलीवरी, या फिर हम ये कह सकते हैं इंट्रापार्टम पीरियड। याद रखना, यदि आपको एंटी, इंट्रा, पोस्टपार्टम पीरियड करके ऑप्शन दिए जाते हैं तो आपको कहना है इंट्रापार्टम पीरियड। नेक्स्ट वन, ब्लीडिंग आफ्टर 24 आवर ऑफ डिलीवरी इज कंसिडर्ड एज पोस्टपार्टम हेमरेज। प्रसव के 24 घंटे बाद ब्लीडिंग को पोस्टपार्टम हेमरेज माना जाता है। तो कितना ब्लड लॉस हो जाए जब हम उसको PPH मानेंगे? ब्लड लॉस इज मोर देन 400 ml, ब्लड लॉस इज मोर देन 500 ml, ब्लड लॉस इज मोर देन 700 ml, या फिर ब्लड लॉस इज मोर देन 1000 ml। कितने ml ब्लड लॉस हो जाएगा तो आप उसको PPH मानेंगे? तो PPH माना जाता है जब भी नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो ब्लड लॉस है कितना हो जाए। वेजाइनल डिलीवरी की यदि हम बात करते हैं तो 500 ml, और यदि सिजेरियन सेक्शन की डिलीवरी की बात करें तो 1000 ml। लेकिन यदि आपको डायरेक्ट PPH आता है तो जब भी ब्लड लॉस कितना हो जाए, मोर देन 500 ml, 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तब हम क्या कहेंगे इसको, पोस्टपार्टम हेमरेज। दोनों की आपको सिचुएशन से, अब यहाँ पर PPH दो तरीके का होता है, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी जिसको हम इमीडिएट पोस्टपार्टम हेमरेज भी कहेंगे कि डिलीवरी के फर्स्ट 24 आवर में जो डिलीवरी होती है, डिलीवरी के होने के बाद से लेके तो पहले 24 घंटे हैं, यदि उसमें ब्लीडिंग 500 ml से ज़्यादा हो जाए तो हम उसको कहते हैं प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज। और प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज है यूट्राइन टॉनिसिटी। दैट मीन्स यूट्राइन की जो मसल्स हैं, मसल्स की जो टोन है वो क्या हो जाए, लॉस हो जाए, जिसके कारण यूट्रस में प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आए या फिर इतने ज़्यादा आए कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए। तो यहाँ पर वो क्या होगा, प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज। फिर आता है सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज, जिसमें आफ्टर 24 आवर से लेके परपीरियम पीरियड तक, डिलीवरी होने के बाद से लेके 24 घंटे स्टार्ट होते हैं, उससे लेके 24 घंटे के बाद से लेके 6 वीक जो परपीरियम पीरियड है, जब तक ब्लीडिंग होगी तो वो कहलाएगा सेकेंडरी। और सेकेंडरी PPH का मोस्ट कॉमन रीजन होता है रिटेन्ड प्लेसेंटा। मतलब कि जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होती है वो जनरली 30 मिनट की होती है प्रीमी में, लेकिन मल्टी में 15 की होगी। तो यदि 30 मिनट के अंदर तक जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा का एक्सपल्सन होता है थर्ड स्टेज में, वो बाहर नहीं आता है तो हम उसको कहेंगे रिटेन्ड प्लेसेंटा। तो सेकेंडरी PPH का मोस्ट कॉमन कॉज यही है, क्या, रिटेन्ड प्लेसेंटा। फिर इसको ट्रीट कैसे करते हैं हम, तो ऑक्सीटोसिन के थ्रू इसको हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन दे के ट्रीट कर सकते हैं, स्पेशली प्राइमरी के लिए, या फिर जो प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज या फिर इमीडिएट पोस्टपार्टम हेमरेज है उसको। नेक्स्ट वन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं गाइस PPH से, तो आपको पूरा अपना PPH जो पोस्टपार्टम हेमरेज उसको क्लियर करके जाना है। नेक्स्ट वन, विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड आइडियल पेल्विस। तो कौन सी पेल्विस है सबसे कॉमनली और आइडियल है, क्वेश्चन आपको कई बार, हजारों बार पढ़ा चुके हैं। गायनेकॉइड, एंड्रॉइड, प्लेटिप्लॉइड या फिर एंथ्रोपॉइड। तो सबसे आइडियल पेल्विस मानी जाती है वो है गायनेकॉइड पेल्विस। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए जो एक आइडियल पेल्विस है वो कौन सी है, तो वो है आपकी गायनेकॉइड पेल्विस। नेक्स्ट वन, डिफरेंस क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एक्लेम्सिया फ्रॉम प्री एक्लेम्सिया। तो कौन सा एक क्लिनिकल फीचर है जो एक्लेम्सिया में होगा लेकिन प्री एक्लेम्सिया में नहीं होगा? ऑप्शन में हाइपरटेंशन, एडीमा, प्रोटीन्यूरिया, फिर सीजर्स। तो क्या है जो यहाँ पर एक सिम्टम अलग करेगा एक्लेम्सिया को प्री एक्लेम्सिया से, तो वो है सीजर्स। कभी भी प्री एक्लेम्सिया में सीजर्स नहीं आएंगे, एक्लेम्सिया में सीजर्स आते हैं, और इसी से प्रिवेंट करने के लिए
मैग्नीशियम सल्फेट है जो दिया जाता है MgSO4। सभी सिम्टम कॉमन होते हैं, एक ही सिम्टम जो है सीजर्स आना, जो कि इन दोनों को अलग करेंगे। और एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया क्या है? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर के बढ़ने को हम क्या कहेंगे? एक्लेम्सिया। नेक्स्ट वन, प्राइमरी फीचर ऑफ सर्वाइकल कैंसर इंक्लूड्स। प्राइमरी फीचर्स क्या हैं सर्वाइकल कैंसर के? हेडेक, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल, पॉलीयूरिया या फिर एनोरेक्सिया, सिर दर्द होना, इरेगुलर पीरियड्स आना, बहुत ज़्यादा यूरिन पास आउट करना या फिर भूख नहीं लगना। सर्वाइकल कैंसर का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है तो वो होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। क्या है? HPV वायरस। अब यहाँ पर वैक्सीन भी दी जाती है, तो वो HPV वैक्सीन दी जाती है। और HPV जो सर्वाइकल कैंसर है इसके लिए हम डायग्नोस कैसे करते हैं? पेप स्मीयर स्क्रीनिंग करके, पेप स्मीयर टेस्ट करके। अब यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर का प्राइमरी फीचर क्या होगा? इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट वन, इन विच डिसीज डू कॉप्लेक स्पॉट्स अकर। तो कौन सी डिसीज है जिसमें कॉप्लेक स्पॉट्स देखने को मिलेंगे? चिकन पॉक्स, मम्प्स, मीजल्स या फिर पोलियो। कॉप्लेक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं किसमें? मीजल्स में। क्लासिकल साइन है मीजल्स का, एग्जाम्स में आता है। नेक्स्ट वन, ICDS के लाभार्थी कौन है? हु इज़ द बेनिफिशियर्स ऑफ ICDS स्कीम। तो ICDS के लाभार्थी कौन है? 6 वर्ष से छोटे बच्चे, गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाएं, बुजुर्ग व्यक्ति या फिर A&B। तो सबको पता है लेस देन 6 ईयर एज ग्रुप के बच्चे, फीडिंग जो लैक्टेटिंग मदर हैं वो, और प्रेग्नेंट लेडीज क्या है? ICDS के बेनिफिशियर्स ग्रुप हैं। नेक्स्ट वन, प्रीनेटल पीरियड मीन्स। प्रीनेटल पीरियड का मतलब क्या है? ओवम एम्ब्रियो फीटस, ओवम एम्ब्रियो, ओवम फीटस एंड प्रीमेच्योर इन्फेंट या फिर नन ऑफ द अबव। प्रीनेटल पीरियड यहाँ पर कौन सा है? तो प्रीनेटल पीरियड है यहाँ पर आपका ओवम एम्ब्रियो एंड फीटस से क्या है? प्रीनेटल पीरियड है। देखिए कॉन्सेप्शन से लेके 14 दिन तक का पीरियड कहलाएगा ओवम, 0 to 14 डेज, 2 वीक to 8 वीक्स एम्ब्रियो, आफ्टर 8 वीक्स 9 वीक्स से 9 मंथ तक क्या कहलाएगा? फीटस। नेक्स्ट वन, नॉर्मल पल्स रेट ऑफ न्यूबॉर्न। तो एक न्यूबॉर्न बेबी की नॉर्मल पल्स रेट कितनी होगी? 110 पर मिनट, 120 पर मिनट, 140 पर मिनट या फिर 170 पर मिनट। नॉर्मल पल्स रेट होती है एक न्यूबॉर्न बेबी की 140 पर मिनट, 140 से 160 तक है जो इसको कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो इनमें से कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? मीट, फ्रूट, मिल्क या फिर वेजिटेबल। एक और क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में, वेजिटेरियन डाइट लेते हैं उनमें कौन से विटामिन की कमी हो जाती है? तो वो विटामिन B12। मुझे ऐसे ही अचानक से याद आया इसलिए मैंने आपको बताया। क्वेश्चन आता है कि जो वेजिटेरियन होते हैं उनको कौन सी विटामिन की कमी होती है? तो उनको होती है विटामिन B12 की। अब यहाँ पर कैल्शियम की जो बेस्ट सोर्स है वो क्या है? वो मिल्क। मिल्क रिलेटेड पूरे प्रोडक्ट सभी क्या हैं? कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। नेक्स्ट वन, नॉर्मल बॉडी वेट ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी। तो नॉर्मल बॉडी वेट कितना होगा एक न्यूबॉर्न बेबी का? 4 kg, 2.5 kg, 1.5 kg या फिर 3.8 kg। तो नॉर्मल बॉडी वेट होगा न्यूबॉर्न बेबी का 2.5 kg। कितना? 2.5 kg। नेक्स्ट वन, व्हेन शुड द चाइल्ड स्टार्ट कॉम्प्लीमेंट्री फूड। तो बच्चे हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री फूड कब स्टार्ट करना चाहिए? आफ्टर द बर्थ, 6 मंथ, 1 ईयर या फिर 2 ईयर। तो कॉम्प्लीमेंट्री फूड स्टार्ट करना चाहिए बच्चों में आफ्टर 6 मंथ की एज के। बिफोर 6 मंथ ओनली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, इसके अलावा कुछ नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को वीनिंग फूड भी हम कहते हैं, या फिर वीनिंग कब स्टार्ट करना है? तो 6 मंथ की एज से करना है। कॉम्प्लीमेंट्री फूड कहते हैं, पूरक आहार कहेंगे, वीनिंग कहेंगे या फिर अन्नप्राशन कहेंगे। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज रिक्वायर्ड फॉर टिश्यू रिपेयर। तो कौन सा पोषक तत्व टिश्यू रिपेयरिंग के लिए जरूरी है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट या फिर प्रोटीन। टिश्यू रिपेयरिंग के लिए सबको पता है इन्फेक्शन से बचाने के लिए विटामिन C, टिश्यू रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि यही जो रिकवरी है या फिर हीलिंग है उसको करने में हेल्प करेगा।
स्मेल के लिए, सूंघने के लिए आपकी कौन सी क्रेनियल नर्व आपको हेल्प करेगी? ऑप्टिक, ऑल्फैक्टरी, वेस्टिबो कोक्लियर या फिर ऑक्यूलो मोटर? कौन सी क्रेनियल नर्व आपकी सूंघने के लिए हेल्प करेगी स्मेल के लिए? तो वो होगी ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व। कौन सी होगी? ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व। पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होती है हमारी बॉडी में, तो इनका काम है जो अलग अलग होगा, कुछ मिक्स्ड होती हैं, कुछ सेंसरी होंगी और यहाँ पर कुछ मोटार होंगी। तो जो फर्स्ट क्रेनियल नर्व होती है वो होती है ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व। इसका काम होता है, जो जनरल फंक्शन है वो क्या है? वो है यहाँ पर सेंस ऑफ स्मेल। दूसरी होती है ऑप्टिक, जो कि हमारे विजन के लिए हेल्पफुल रहेगी। थर्ड होती है ऑक्यूलोमोटार। फोर्थ वन इज ट्रॉक्लियर। दोनों क्या करती हैं? आई मूवमेंट में हेल्प करती हैं। फिर आती है 5वें नंबर की ट्राइजेमिनल नर्व। कौन सी? फिफ्थ आती है ट्राइजेमिनल, जो कि फेस और सेंसरी मोटार मिक्स्ड टाइप की नर्व रहेगी। फिर आती है एब्ड्यूसेंस, फेसियल, वेस्टिबो कोक्लियर। वेस्टिबो कोक्लियर आपके बॉडी बैलेंस और सुनने में हेल्प करेगी। फिर आती है ग्लैसोफेरेंजियल। 10th पे आती है वेगस। फिर आती है एसेसरी और लास्ट वन इज हाइपोग्लोसल, जो कि आपके बोलने में, चबाने में, निगलने में, सभी में हेल्प करेगी। तो आपको पूरी 12 क्रेनियल नर्व विथ फंक्शन के कौन सी मोटार है और कौन सी सेंसरी है या फिर कौन सी मिक्स्ड नर्व है, आपको एग्जाम में आता है। एक क्वेश्चन आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो आपको क्रेनियल नर्व से ज़रूर आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन विच कंडीशन द फोटोथेरेपी इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट? तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हम फोटोथेरेपी यूज़ करते हैं एज एन ट्रीटमेंट? जैसे हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं वैसे ही फोटोथेरेपी होती है, रेडिएशन थेरेपीज़ होती हैं। तो यहाँ पर फोटोथेरेपी कौन सी प्रॉब्लम को ट्रीट करने में हम यूज़ करेंगे? साइनोसिस, एक्जिमा, डायरिया या फिर जॉइंटिस? तो यहाँ पर साइनोसिस में क्या होगा? ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा। क्यों होगा? ऑक्सीजन की कमी के कारण। एक्जिमा एक स्किन प्रॉब्लम है। डायरिया में लूज मोशन जाएंगे आप। और फिर आता है जॉइंटिस। तो जॉइंटिस में क्या होगा? बिलीरुबिन का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ेगा। लेकिन जब यदि यही बिलीरुबिन आपकी बॉडी से बढ़ते हुए आपके ब्रेन तक पहुंच जाए तब ये कहलाता है कर्निकटेरस। तो यहाँ पर फोटोथेरेपी यूज़ की जाती है जॉइंटिस को ट्रीट करने के लिए। अब जॉइंटिस को ट्रीट करने में जब फोटोथेरेपी यूज़ की जा रही है तो फोटोथेरेपी के कुछ इंडिकेशंस होते हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं। तो फर्स्ट आता है, फोटोथेरेपी दी जाती है किसके लिए? जॉइंटिस के लिए। क्यों दी जाएगी? जो बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ है उसको हमें कम करना है। जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है उसके लेवल को हमें कम करना है। फिर यहाँ पे बात आती है, फोटोथेरेपी देते हैं तो बॉडी के कौन से ऑर्गन को हमें कवर करके रखना है। ये बड़े बच्चों में फोटोथेरेपी जनरली यूज़ नहीं की जाती है। जनरली जो इन्फेंट होते हैं या फिर न्यूनेट्स होते हैं उनमें फ़ोटोथेरेपी यूज़ की जाती है। किसके लिए? जॉइंटिस के लिए। तो अब यहाँ पर फोटोथेरेपी जब भी दी जाती है किसी भी न्यूनेट्स को या फिर आफ्टर बर्थ के 14 डेज़ बाद यदि बेबी को जॉइंटिस डेवलप हो रहा है तो जनरली ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है यदि फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस हुआ है तो यहाँ पर जब फोटोथेरेपी देते हैं तो हमेशा आइस और जो जेनाइटल पार्ट है उन दोनों को क्या किया जाता है? एक सॉफ्ट कपड़े से कवर करके रखा जाता है ताकि जो फोटोथेरेपी के रेडिएशंस हैं वो बेबी की आइस और जेनाइटल पार्ट को अफेक्ट ना कर पाएँ। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, नियर साइटेडनेस इज ऑल्सो नोन एज निकट दृष्टि दोष। क्या कहेंगे हम इसको? निकट दृष्टि दोष। तो इसके लिए हम और क्या कह सकते हैं? मायोपिया, प्रिस्बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या फिर कैटरेक्ट। तो नियर साइटेडनेस होती है, निकट दृष्टि दोष, जिसको हम क्या कहते हैं? कहलाता है मायोपिया। क्या कहलाएगा? मायोपिया। कैटरेक्ट में जो आपके लेंसेस हैं उन पर ओपेसिटी छा जाएगी, आपको धुंधलापन नज़र आएगा। फिर आता है प्रिस्बायोपिया। क्या है? प्रिस्बायोपिया। तो प्रिस्बायोपिया में भी जो लेंस की इलास्टिसिटी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और जनरली जो एज्ड, जिसको हम कहेंगे एज लॉन्ग साइटेडनेस भी कह सकते हैं, जैसे जैसे मिडिल एज और ओल्ड एज आपकी एज बढ़ती जाएगी आपको कोई प्रॉब्लम डेवलप होगी। लेंस की जो इलास्टिसिटी है वो क्या हो जाएगी? धीरे धीरे कम होने लगेगी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल? जनरली दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल, जिनको हम ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के यदि उसको अंदर रख दें और ऊपर से मिट्टी ढक दें तो ये क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे सड़ने गलने लगेंगे। दूसरे होते हैं आप उनको 20 साल के लिए भी ज़मीन के अंदर रख दो उनका कुछ भी नहीं होगा।
तो वो कहलाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। दैट मीन्स आप यदि उनको कितने भी टाइम के लिए ज़मीन के अंदर रखते हैं उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको फूड वेस्टेज, डेड एनिमल्स, पॉलीथीन बैग्स या फिर पेपर, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। तो वो होते हैं पॉलीथीन बैग्स। क्या होंगे? पॉलीथीन। आप चाहें तो ये प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं या फिर आपने अभी तक कई बार ये चीज़ देखी भी होगी कि आप पॉलीथीन को 10 साल 20 साल के लिए ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के गाड़ दें, जब भी आप उसको निकालेंगे वो सेम एज वैसे ही निकलेगी। लेकिन आप यदि एनिमल्स को, फूड वेस्टेज को या फिर पेपर्स को ज़मीन के अंदर गाड़ दें और फिर उसको निकालें तो वो क्या निकलेंगे? सड़े गले मिलेंगे, आपको कुछ भी वहाँ पे नहीं मिलेगा, खाद बन जाएगा सब। तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल। और जो भी लोग इस क्लास से जुड़े हुए हैं मैं उनको बता दूं, कल आपको मे बी हो सकता है ट्यूसडे मॉर्निंग में आपको जितने भी व्यापम के 7 पेपर हैं मेरे पास, तो बहुत सारे लोगों के डाउट्स थे और कमेंट्स थे कि जो ऑफिशियल पेपर है उनमें आपको थोड़ा सा ब्लड दिख रहा है क्योंकि छोटे छोटे अक्षर हैं वहाँ पर, छोटी छोटी टाइपिंग है। तो उनको मैंने टाइप किया हुआ है उन सभी पेपर्स को, जैसे आपको अभी ये सीरीज़ प्रेजेंट की गई स्क्रीन पे, इस फॉर्मेट में आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे पूरे पेपर्स, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। हो सकता है एक ही क्लास में पूरे 7 पेपर करवा दें या फिर 2 क्लास में आपको पूरे पेपर है जो करवा दिए जाएं। तो आप लोग प्लीज़ रेडी रहिए, ट्यूसडे को पूरे एमपी व्यापम के पेपर आपको 7 पेपर एक ही क्लास में करवा दिए जाएंगे। जो लोग त्रिपुरा का पेपर दे रहे हैं तो 2 पेपर मेरे पास अवेलेबल हैं, तो दोनों पेपर आपको कंबाइन करके एक ही क्लास में आपको वो पेपर्स भी करवा दिए जाएंगे। डीप ब्रीदिंग प्रमोट सर्फेक्टेंट सीक्रेशन, तो ये भी सही है। सर्फेक्टेंट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्रेशर नीडेड टू इन्फ्लेट द एल्वुलाई। सर्फेक्टेंट क्या करेंगे? प्रेशर को कम करेंगे जिससे एल्वुलाई प्रॉपर तरीके से इन्फ्लेट हो सके। लेकिन यहाँ पर जो आपको कहा है गलत आपने क्या बताया है, तो वो एटलेक्टेसिस डज नॉट हैपन इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है यहाँ पर द मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन एडोलेसेंट इज। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो भी लोग यूपी एमपी किसी भी स्टेट का पेपर देते हैं आपको 5 नंबर का एडोलेसेंट हेल्थ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसमें चाहे आपके प्रोग्राम आ जाएं, एडोलेसेंट हेल्थ एज ग्रुप में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या प्रोग्राम्स लाए गए हैं इनके लिए, हेल्थ प्रोग्राम, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, तो सब कुछ इसमें आपको ऐड हो जाएगा। एडोलेसेंट हेल्थ में क्या एज ग्रुप है, तो मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है एडोलेसेंट एज ग्रुप में, 10 से 19 साल तक की जो एज ग्रुप WHO के द्वारा कंसीडर किया गया है, कितना 10 to 19 ईयर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन में एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या फिर एक्सेसिव इरिटेबिलिटी। तो जो एडोलेसेंट एज ग्रुप में जो कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है वो होती है डिप्रेशन। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एडोलेसेंट एज ग्रुप में क्या है? वो डिप्रेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टरलाइजेशन सर्विसेज कैन नॉट बी प्रोवाइडेड टू द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो स्टरलाइजेशन सर्विसेज हम इनमें से किसको प्रोवाइड नहीं कर सकते, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में यहाँ पर एवर मैरिड मेल और फीमेल क्लाइंट, विडो विदाउट चिल्ड्रन, लिव इन कपल्स, अनमैरिड वुमेन। तो यहाँ पर स्टरलाइजेशन सर्विसेज कैन नॉट बी प्रोवाइडेड टू द फॉलोइंग। दैट मीन्स हम इनमें से किसको स्टरलाइजेशन सर्विसेज नहीं दे सकते हैं, मतलब परमानेंट फैमिली प्लानिंग इनकी हम नहीं करवा सकते, ट्यूबेक्टोमी, बेसेक्टोमी, लेकिन किसी एक को छोड़कर मतलब हम उसको करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो विडो वूमेन है विदाउट चिल्ड्रन उसको हम स्टरलाइजेशन नहीं करवा सकते हैं। जो लिव इन कपल्स में उनके लिए भी नहीं, और जो अनमैरिड वूमेन है उसका भी हम स्टरलाइजेशन नहीं करवा सकते। लेकिन जो मैरिड मेल और फीमेल क्लाइंट है उनका स्टरलाइजेशन हम करवा सकते हैं, बाकी इन सभी का हम नहीं करवा सकते। नेक्स्ट है यहाँ पर विच इम्यूनिटी इज अफेक्टेड बाय HIV इन्फेक्शन। तो HIV इन्फेक्शन में कौन सी इम्यूनिटी अफेक्ट होगी? नेचुरल, एक्टिव, सेल्यूलर या फिर ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, स्पेशली CHO एग्जाम में आपके लिए। तो कौन सी इम्यूनिटी है जो HIV इन्फेक्शन में अफेक्ट होगी? तो वो होती है सेल्यूलर इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी? सेल्यूलर इम्यूनिटी। HIV से आपको ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जा सकता है पीडियाट्रिक में, तो वो निवेरापाइन। और कौन सी मेडिसिन हम दे सकते हैं HIV में? तो वो जिडियोबिडिन।
एंड HIV के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या कहलाता है, तो वो होगा यहाँ पर CD4 T सेल्स काउंट लेस देन 200 से भी कम हो जाएगा। और यहाँ पर आपको HIV पेशेंट का जो लिनन है या फिर बेड है उसको हम किस सॉल्यूशन से क्लीन कर सकते हैं, तो वो सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन टिप ऑफ टंग याद होना चाहिए। HIV का जो HIV वायरस है किसका पॉजिटिव एजेंट है, तो ये एड्स का। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द साइज ऑफ इंट्रावीनस कैन्यूला यूज्ड फॉर न्यूनेट इज, तो न्यूनेट के लिए कौन से नंबर का IV कैन्यूला हम यूज़ करेंगे। IV कैन्यूला को लेके जो सेकंड चैनल है हमारा मेडिकल एंड नर्सेस ऑफ शॉर्ट्स, उस पर मैंने एक सेपरेट क्लास ली है 10 मिनट की, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं कि कौन से साइज का कैन्यूला है जो किसके लिए यूज़ किया जाएगा। ऑप्शन में है यहाँ पर 18 गॉज, 20 गॉज, 22 गॉज या फिर 24 गॉज। तो IV कैन्यूला की जो साइज है, जैसे जैसे यहाँ पर क्या होता है, जो नंबरिंग बढ़ती जाएगी, क्या है, जैसे जैसे यहाँ पर जो नंबरिंग बढ़ती जाएगी फ्लो रेट उतना कम होता जाएगा। और यहाँ पे बात की जा रही है किसके लिए, न्यूनेट्स के लिए। तो न्यूनेट में उनकी जो वेन होती है कैसी होती है, बहुत ही स्मॉल होती हैं, तो उनमें जो फ्लो रेट होता है वो कितना होगा, वो होता है 13 ml पर मिनट तक हम उनमें फ्लो कर सकते हैं। और जो कैन्यूला यूज़ किया जाता है वो होता है 24 गॉज। जितने ज़्यादा गॉज का कैन्यूला होगा, मान लीजिए 18 गॉज का कैन्यूला है, तो ये जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूज या फिर फ्लूइड इन्फ्यूज करने की ज़रूरत पड़ती है उनमें यूज़ किया जाएगा। मतलब जैसे ये काउंटिंग है, जैसे जैसे ये बढ़ेगी फ्लो रेट भी उतना क्या होगा, कम होते जाएगा। लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग घटेगी फ्लो रेट उतना हाई रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर 18 गॉज का कैन्यूला है, 18 गॉज का कैन्यूला ग्रीन कलर का होता है, जिसकी फ्लो रेट कितनी है 103 ml पर मिनट। और जो ऑरेंज कलर का होता है 14 गॉज का, कितना, जो ऑरेंज कलर का 14 गॉज का होता है, इसकी फ्लो रेट होती है 270 ml पर मिनट। ग्रे कलर का 16 गॉज का होगा, पिंक 20 गॉज, ब्लू 22 गॉज का। तो यहाँ पर आपको ये सभी कैन्यूला है जो बेस्ड ऑन साइज और नंबर और किस में यूज़ किए जाते हैं याद रखना है। तो 24 गॉज का कैन्यूला यूज़ किया जाएगा IV इंट्रावीनस कैन्यूला न्यूनेट में। फ्लो रेट होगा इसका 13 ml पर मिनट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग लोचिया फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 पोस्ट डिलीवरी। तो डिलीवरी के पहले 24 आवर के बाद किस तरीके के लोचिया की आप एक्सपेक्टेशन करेंगे, मतलब किस तरीके का लोचिया है जो सीक्रेट होगा। ऑप्शन में है यहाँ पर एब्सेंस ऑफ लोचिया, अ ग्रीनिश डिस्चार्ज विथ फाउल ऑर्डर, ब्राइट रेड कलर, लार्ज क्लॉट्स विथ लोचिया। तो इनिशियल स्टार्टिंग के पहले 24 घंटे डिलीवरी के फर्स्ट 24 आवर जो डिस्चार्ज होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है लोचिया रूब्रा। और जो इनिशियली डिस्चार्ज होगा वो कैसा होता है, रेड, ब्राइट रेड कलर का, चटक लाल रंग का, जिसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड सेल्स रहेंगी। और जो इनिशियल टाइम पर स्टार्टिंग के 2 to 3 डेज तक होता है, तो यहाँ पर जो 24 आवर पूछा है पहले 24 घंटे में, तो कैसा होगा, ब्राइट रेड कलर का। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच लोब इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन चिल्ड्रन विथ पल्मोनरी एटेलेक्टेसिस। तो पल्मोनरी एटेलेक्टेसिस में स्पेशली बच्चों में कौन सा लोब सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा। ऑप्शन में है यहाँ पर राइट अपर लोब, राइट लोअर लोब, लेफ्ट अपर लोब या फिर लेफ्ट लोअर लोब। तो बच्चों में यदि पूछा है पल्मोनरी एटेलेक्टेसिस में, यदि बच्चों में पूछते हैं तो बच्चों में कौन सा लोब है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने के चांसेस रहेंगे। तो बच्चों में पूछते हैं तो कौन सा होगा, राइट अपर लोब। ये देखिए यहाँ पर जो एटेलेक्टेसिस पूछा है, क्या है, एटेलेक्टेसिस में क्या होगा, जो कोलैप्स होंगे, पार्शियली और कम्प्लीटली कोलैप्स होंगे, सिकुड़ने का काम करेंगे। कुछ लंग्स का पार्ट भी हो सकता है या फिर पूरा लंग्स हो सकता है, लेकिन बच्चों में यदि ये कॉमनली अफेक्ट होगा तो वो क्या होगा, राइट अपर लोब। कौन सा, राइट अपर लोब है जो मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होगा, किसमें, पल्मोनरी एटेलेक्टेसिस में, बच्चों में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर वोल इज रिलेटेड टू काउ इन द सेम वे हॉर्स इज रिलेटेड टू। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपको एग्जाम में इस तरीके के एम्स में जरूर आते हैं। यदि बैल है जो गाय से रिलेट करता है तो घोड़ा किससे रिलेट करेगा, एनिमल से, मेयर से, स्टेबल एंजाइना से या फिर मीट से।
बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बुल रिलेट कर रहा है काऊ से, तो हॉर्स रिलेट करेगा किससे? मेयर, जो कि घोड़ी हिंदी में कहेंगे तो। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच अमंग दी फॉलोइंग ड्रग इज सुटेबल इन केस ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ओसीडी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? एमिट्रिप्टिलिन, क्लोमिप्रामाइन, डेस्प्रामाइन या फिर मिर्टाजिपिम। कौन सी मेडिसिन है जो ओसीडी के लिए सुटेबल होगी या फिर हम ड्रग ऑफ चॉइस कह सकते हैं ओसीडी के लिए? तो वो कौन सी मेडिसिन होगी? आंसर बताइए यहाँ पर। तो वो है यहाँ पर क्लोरिप्रामाइन। क्या है? क्लोरिप्रामाइन जनरली ओसीडी को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन यूज़ की जाती है, और ये मेडिसिन है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एजेंट। क्या है? ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एजेंट है। और जो क्लोमिप्रामाइन है इसका यूज़ होता है जनरली ओसीडी को ट्रीट करने में ही। ड्रग ऑफ चॉइस इसको माना जाता है किसके लिए? ओसीडी को ट्रीट करने, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच अमंग दी फॉलोइंग हार्मोन हेल्प्स इन स्केलेटल मैच्यूरेशन ऑफ फीटस। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फीटस है वूम में, यूट्रस में है, उसके स्केलेटल के मैच्यूरेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन हेल्प करेगा? टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, थायरॉक्सिन या फिर प्रोलैक्टिन। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दूसरे तरीके से भी आता है कि कौन सा हार्मोन है स्केलेटल मैच्यूरेशन में हेल्प करेगा प्लेसेंटा को क्रॉस करके, या फिर ये कह सकते हैं प्लेसेंटा को क्रॉस कौन सा हार्मोन कर सकता है? तो वह थायरॉक्सिन। इनिशियल प्रेगनेंसी में क्या होगा? माँ के थायरॉक्सिन, थायराइड हार्मोन से क्या होगा? बेबी का मैच्यूरेशन होगा। लेकिन आफ्टर 12 वीक के बाद बेबी अपना खुद का थायराइड हार्मोन बनाना स्टार्ट कर देता है। तो इनिशियल टाइम पर और स्केलेटल मैच्यूरेशन में बेबी के कौन हेल्प करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लामा। तो लामा का फुल फॉर्म क्या है? लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, लीव एंड मेडिकेशन एडवाइस, लीव अलोन विथ मेडिकेशन एप्लीकेशन या फिर लीव अगेंस्ट मेडिकेशन अप्लाई। लामा मतलब पेशेंट अपनी मर्जी से, लेकिन मेडिकल जो आप डॉक्टर्स मना कर रहे हैं कि आप अपने घर नहीं जा सकते, लेकिन पेशेंट कह रहा है मुझे घर जाना है, तो डॉक्टर्स भी जो लामा का फॉर्म होता है वो फिलअप करवा लेते हैं और साइन ले लेते हैं कि पेशेंट यहाँ पे अपनी मर्जी से लेकिन बिना डॉक्टर की एडवाइस के जा रहा है, तो वो कहलाता है लामा। फुल फॉर्म होता है लीव अगेंस्ट द मेडिकल एडवाइस। मान लीजिए डॉक्टर आपको कह रहा है कि आपका ज़रूरी है कि आज आप पूरी रात हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगे, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं मुझे तो जस्ट अब भी घर जाना है, घर जाना है, एक जिद पकड़ के बैठेंगे। तो यदि आप जाने की हालत में होंगे तो डॉक्टर क्या करेगा? लेकिन डॉक्टर की परमिशन नहीं है तब भी आप जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? लामा, लीव अगेंस्ट द मेडिकल एडवाइस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग साइन सिम्टम विल बी प्रेजेंट इन अ पेशेंट विथ हाइपोवॉलेमिया। तो हाइपोवॉलेमिक पेशेंट में क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे? इंक्रीज्ड हार्ट रेट, हाइपरटेंशन, बाउंडिंग पल्स, यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर। तो यहाँ पर हाइपोवॉलेमिया के पेशेंट में कौन सा साइन देखने को मिलेगा? तो वो होगा इंक्रीज्ड हार्ट रेट। क्या होगा? हार्ट रेट है जो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको आता है एरिक एरिक्सन की साइको एनालिटिकल थ्योरी। ऑप्शन में क्वेश्चन है यहाँ पर, आइडेंटिफाई वर्सेस रोल कन्फ्यूजन इज द टास्क ऑफ विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। तो एरिक्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सी है जो स्टेज ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट किसने बताया है? एरिक्सन ने। तो इसके अकॉर्डिंग, एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग है जो यहाँ पर किस एज में आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन देखने का टास्क रहेगा? टोडलर में, प्री स्कूलर में, एडोलेसेंट में या फिर एडल्ट में? तो किस एज में टास्क है जो देखने को मिलेगा? तो ये देखने को मिलेगा किसमें? एडोलेसेंट एज ग्रुप में, 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप में देखने को मिलेगा क्या? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। यदि यहाँ पर बात आए इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की, किसकी? तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग से देखते हैं। तो यदि इन्फेंसी पूछे 1 साल से कम एज के बच्चे में, तो होगा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। टोडलरहुड मतलब 1 साल से 3 साल तक की एज ग्रुप में पूछेंगे तो क्या होगा? एटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। फिर आता है यहाँ पर प्री स्कूलर। टोडलर के बाद जो स्टेज होती है 3 to 6 ईयर की होती है प्री स्कूलर, उसमें क्या होता है? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। फिर आता है यहाँ पर एडोलेसेंट एज। तो एडोलेसेंट एज में आएगा आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन।
अर्ली एडल्टहुड में इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन है जो आपको देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम में जनरली यही इन चारों स्टेज का पूछते हैं, एडोलेसेंट का, टोडलर का, प्री स्कूल का और एडल्टहुड का। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, इन विच अमंग द फॉलोइंग साइट कैन वी ऑब्टेन स्कैबीज माइट। तो जो ईच माइट इन्फेक्शन होता है, स्कैबीज माइट, सबसे कॉमन साइट कौन सी होगी? हेयर फॉलिकल्स, स्ट्रेटम कॉर्नियम, सब एपिडर्मल या फिर थ्रू आउट द स्किन लेयर्स। कहाँ पर सबसे ज़्यादा स्कैबीज माइट आपको देखने को मिलेंगे? वो होगा स्ट्रेटम कॉर्नियम। क्या होगा? स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्कैबीज है क्या है? कंटेजियस डिसीज है जो कि ईच माइट के थ्रू होगी, बाइट करने के कारण। तो यहाँ पर इसमें सबसे कॉमनली कौन सी साइट पे देखने को मिलेगी? स्ट्रेटम कॉर्नियम में। नेक्स्ट है यहाँ पर, फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर एक्सेप्ट। तो यहाँ पर हम लेबर को इंड्यूस सभी मेथड से कर सकते हैं किसी एक को छोड़कर। आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ARM, मिथार्जिन, ऑक्सीटोसिन या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन। तो लेबर को इंड्यूस हम क्यों कर रहे हैं? यदि ऑटोमेटिक लेबर पेन नहीं आ रहा है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं, तो हम उसको क्या करेंगे? इंड्यूस करेंगे मेडिसिन देके। तो हम ऑक्सीटोसिन दे सकते, प्रोस्टाग्लैंडिन दे सकते, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कर सकते, लेकिन मिथार्जिन नहीं दे सकते, क्योंकि मिथार्जिन कुछ केस में कॉन्ट्राइंडिकेट होती है, जैसे कि हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर हो गया, एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया। मिथार्जिन क्या करेगी? बहुत ही फास्ट तरीके से लेबर को इंड्यूस करने का काम करेगी, जिससे यूट्राइन जो मसल्स उनके रप्चर होने का तक रीजन है जो डेवलप हो सकता है, इसीलिए मिथार्जिन को अवॉइड किया जाएगा। बाकी ऑक्सीटोसिन ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है लेबर इंड्यूस करने के लिए, साथ साथ पोस्टमार्टम मैनेज करने के लिए भी। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच कंफर्ट डिवाइस इज यूज टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप में आपके पैर क्या होते हैं? डाउन साइड को लटक जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए आप क्या, प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं? बेड क्रेडल, फुट बोर्ड, सैंड बैग या फिर पिलो का यूज़ कर सकते हैं। तो फुट ड्रॉप में का मतलब होगा आपके पैर नीचे की तरफ झुक जाएंगे, स्पेशली टोए। तो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? फुट बोर्ड के थ्रू। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, स्टरलाइजेशन प्रोसीजर कैन बी फॉर्म इन ऑल एक्सेप्ट। स्टरलाइजेशन प्रोसीजर हम इन सभी में कर सकते हैं किसी एक को छोड़कर। वुमेन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, वुमेन डिलीवर्ड एट होम, वुमेन नॉट एन एलिजिबल कपल, लिस्ट ऑफ दैट एरिया या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो हम सभी केस में स्टरलाइजेशन कर सकते हैं किसी एक को छोड़कर, मतलब कि ट्यूबेक्टोमी करवा सकते हैं, फिर वेसेक्टोमी करवा सकते हैं। तो वुमेन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, तो ऐसे केस में हम स्टरलाइजेशन प्रोसीजर है जो नहीं करवा सकते। मान लीजिए फर्स्ट डिलीवरी हुई, आफ्टर दैट स्टरलाइजेशन नहीं करवा सकते। दूसरा होता है ऐसे वुमेन जिसकी डिलीवरी घर पर हुई हो, तो उसकी भी नहीं हम करवा सकते स्टरलाइजेशन, क्योंकि उसके लिए डॉक्टर्स की मेडिकल टीम की एडवाइस की ज़रूरत भी पड़ेगी। हो सकता है कि उसकी डिलीवरी घर पे हुई हो तो कुछ कॉम्प्लिकेशन आए हो, तो ऐसे केस में भी नहीं करवाएंगे। वुमेन नॉट एन एलिजिबल कपल, लिस्ट ऑफ दैट एरिया, तो ऐसी वुमेन की भी नहीं करवाएंगे जब वो एलिजिबल कपल की लिस्ट में ही नहीं है। एलिजिबल कपल का मतलब होगा फर्टाइल एज ग्रुप में नहीं है, तो यहाँ पर इस केस में भी हम स्टरलाइजेशन नहीं करवाएंगे। तो ऐसे केस में आपका आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, मतलब स्टरलाइजेशन प्रोसीजर हम इन सब में करवा सकते हैं किसी एक को छोड़कर। तो क्या होंगे यहाँ पर? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है यहाँ पर, अंडर RKSK राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, विच एज ग्रुप इज कंसिडर्ड एज एडोलेसेंट। तो यहाँ पर RKSK प्रोग्राम के तहत, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कौन सा ग्रुप एडोलेसेंट एज ग्रुप में कंसीडर किया जाएगा? 12 to 18 ईयर्स, 10 to 19 ईयर्स, 18 to 19 ईयर्स या फिर 9 to 19 ईयर्स। तो राष्ट्रीय किशोर, किशोर का मतलब क्या होता है? एडोलेसेंट एज ग्रुप। एडोलेसेंट एज ग्रुप की एज क्या रखी जाती है? 10 से 19 साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, साथ ही साथ RKSK के अकॉर्डिंग जो एज ग्रुप यहाँ पे बताई गई है वो कितनी है? 10 से 19 साल तक। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में टारगेट रखा गया है किसके लिए? 10 से 19 साल तक के एज ग्रुप के बच्चों के लिए। और RKSK लॉन्च हुआ था 7 जनवरी 2014 को, आपको याद रखना है। एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम है,
RKS के राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 7 जनवरी 2014 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट वन है यहाँ पर रेड क्रॉस सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय। तो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? हेनरी फोर्ड, हेनरी डोरेंट, हेनरी ब्राउन या फिर हेनरी क्लाइड ने किसने स्थापना की थी रेड क्रॉस सोसाइटी की? तो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी हेनरी डोरेंट ने 1883 में, 1883 में। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्लड ग्रुप वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। तो ब्लड ग्रुप की खोज पहली बार किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने, पाउल एनरिच ने या फिर एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो पहली बार है जो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ये की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट है यहाँ पर नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इन ह्यूमन बीइंग। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है? 1 लाख से 4 लाख तक। कितना? 1 लाख टू 4 लाख तक है जो यहाँ पर क्या होता है? नॉर्मल प्लेटलेट काउंट। और प्लेटलेट काउंट है जो किसके लिए हेल्पफुल होता है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए। और प्लेटलेट काउंट किस डिसीज में घट जाता है? तो वो है डेंगू। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है डेंगू में कौन सी ब्लड कॉर्पसेल्स का काउंट घटेगा? तो वो है प्लेटलेट्स। नेक्स्ट वन इज स्टैनिंग टेक्निक दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एसिड फास्ट बेसिलाई इज। स्टैनिंग टेक्निक यूज़ की जाती है एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए, तो वो कौन सी है? एसिड फास्ट बेसिलाई कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई। अब इनके लिए जो स्टैनिंग यूज़ की जाएगी वो कौन सी है? लीसमान स्टैनिंग, जील नेल्सन स्टैनिंग, जियास्मा या फिर राइट स्टैनिंग। तो जो स्टैनिंग टेक्निक अपनाई जाती है एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए उसके लिए हम क्या कहते हैं? जील नेल्सन टेक्निक। क्या है? जील नेल्सन टेक्निक। नेक्स्ट है यहाँ पर बेनेडिक्ट टेस्ट इज अ यूरिन सैंपल इज डन फॉर डिटेक्शन ऑफ। तो बेनेडिक्ट टेस्ट में यूरिन सैंपल लिया जाता है। तो यूरिन में क्या डिटेक्ट करने के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है? एसीटोन बॉडीज, ग्लूकोज, वाइल सॉल्ट या फिर वाइल पिगमेंट। तो बेनेडिक्ट टेस्ट में सैंपल क्या लिया जाएगा? यूरिन। और अब इस यूरिन में हमें क्या डिटेक्ट करना है? ग्लूकोज लेवल को। तो यहाँ पर बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए किया जाएगा? यूरिन में ग्लूकोज लेवल को चेक करने के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट है जो परफॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्टेनेल इन चाइल्ड इज द फर्स्ट टू क्लोज। तो बच्चों में सबसे पहले कौन से फॉन्टेनेल क्लोज होते हैं? फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड या फिर मास्टॉइड। तो एंटीरियर पोस्टीरियर 2 तरीके के फॉन्टेनेल कॉमनली हमने पढ़े हैं, पढ़े तो सभी हैं लेकिन जो कॉमनली फर्स्ट क्लोज होता है वो होता है ऑक्सीपिटल और पोस्टीरियर फॉन्टेनेल। कौन सा? पोस्टीरियर फॉन्टेनल और ऑक्सीपिटल फॉन्टेनल। और जो एंटीरियर फॉन्टेनल होता है वो होता है जनरली 1.5 साल की एज में क्लोज, 18 मंथ की एज तक क्लोज होगा। लेकिन जो पोस्टीरियर है इनिशियली है जो एटलीस्ट 1.5 मंथ के बाद है जो क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर टिटेनी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। टिटेनी किसकी कमी के कारण होता है? तो होता है कैल्शियम की कमी के कारण। टिटेनी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब होगा? हाइपोकैल्सीमिया होगा, हाइपरमैग्नीसीमिया, हाइपरकैल्सेमिया या फिर हाइपोनेट्रेमिया। तो टिटेनी में क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब होगा कौन सा? कैल्शियम। तो क्या होगा? हाइपोकैलेमिया, सॉरी हाइपोकैल्सेमिया। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज मोस्ट एविडेंट इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में कॉमनली एविडेंट आयन कौन सा है? सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड या फिर बाइकार्बोनेट। तो मोस्टली एविडेंट एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड आयन कौन सा है? तो वो है यहाँ पर सोडियम। यदि इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड पूछें तो वो है पोटेशियम। क्या है? मोस्टली एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में जो कैटायन है, आयन है, वो क्या है? सोडियम। और इंट्रासेल्यूलर में पूछते हैं तो वो क्या होगा? वो होगा पोटेशियम। नेक्स्ट है यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV अकर्स ड्यूरिंग। तो माँ से बच्चे में वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV होने का सबसे ज़्यादा खतरा, सबसे मेजॉरिटी केस कब होगा? एंटीपार्टम पीरियड में, इंट्रापार्टम पीरियड में, पोस्टपार्टम पीरियड में या फिर ब्रेस्ट फीडिंग टाइम में। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन माँ से बच्चे में HIV हो गया या फिर कोई भी ऐसी कंटेजियस डिसीज हो गई जो माँ से बच्चे को हो सकती है, हेपेटाइटिस B हो गया। तो ये कॉमनली कब होने के चांसेस ज़्यादा होंगे? इंट्रापार्टम पीरियड में। कब? इंट्रापार्टम पीरियड में होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर
मैकबर्नी पॉइंट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। तो मैकबर्नी पॉइंट देखने को मिलता है अपेंडिसाइटिस में। अब अपेंडिसाइटिस में मैकबर्नी पॉइंट है, कहाँ पे देखने को मिलेगा? एब्डोमेन के कौन से क्वाड्रेंट में? लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट या फिर राइट लोअर क्वाड्रेंट। मैकबर्नी पॉइंट की जो लोकेशन है वो क्या होगी? राइट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। क्या होगा? राइट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर टर्मिनल डिसइंफेक्शन इज कैरिड आउट। तो टर्मिनल डिसइंफेक्शन है जो कब किया जाएगा? ऑन एडमिशन ऑफ अ पेशेंट, जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हो। व्हेन पेशेंट इज इन वार्ड, जब पेशेंट वार्ड में हो। आफ्टर पेशेंट गोज होम, जब पेशेंट घर चला जाए। या फिर आफ्टर पेशेंट डाइज इन वार्ड, जब पेशेंट वार्ड में ही मर जाए। तो यहाँ पर टर्मिनल का मतलब होगा कुछ भी कड़ी को तोड़ना, टर्मिनेट करना। तो अब टर्मिनेट डिसइंफेक्शन कब किया जाएगा? जब पेशेंट अपने घर चला जाएगा उसके बाद। ऐसा नहीं कि पेशेंट वार्ड में है, एडमिशन हुआ है, उसी टाइम पर आप टर्मिनल डिसइंफेक्शन करने लगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं, टर्मिनल का मतलब होगा कुछ अलग करना। तो क्या होगा? आफ्टर पेशेंट गोज टू होम। नेक्स्ट है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पेशली CHO एग्जाम्स के लिए। आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स आर गिवन टू प्राइवेट डॉक्टर्स फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन अंडर। तो आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट हैं जो प्राइवेट डॉक्टर्स को दी जाती हैं ताकि वो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें जो भी क्लाइंट्स उनके यहाँ आते हैं उनके लिए। तो किस प्रोग्राम के तहत दी जाती है? NRHM के, CSSM चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड के, जननी सुरक्षा योजना के तहत या फिर वंदे मातरम स्कीम के तहत। तो प्राइवेट डॉक्टर्स को दी जाती हैं आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट की जो भी क्लाइंट्स उनके यहाँ आते हैं उनको फ्री में मेडिसिन आपको देना है आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट। तो ये दी जाती है वंदे मातरम स्कीम के तहत। और स्कीम लॉन्च की गई थी 9 फरवरी 2014 को अहमदाबाद में इसके लिए लॉन्च किया गया। अहमदाबाद में इसको फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था। इसके तहत डिस्ट्रिक्ट के जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वहाँ पर जो भी प्राइवेट डॉक्टर्स बैठते हैं उनके लिए मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करवाई गई थी आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट कि आपके यहाँ जो भी क्लाइंट्स आते हैं उनको आपको फ्री देना है। नेक्स्ट है यहाँ पर रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स ऑन। तो RDA किसी पर्सन का किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि डेली उसको कितना खाना पीना है? एज एंड जेंडर पर, एज जेंडर फिजिकल वर्क पर, एज एंड फिजिकल वर्क पर या फिर एज पर। तो किसी भी पर्सन का खाना पीना रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है जो RDA कहलाता है, डिपेंड करता है आपकी एज पर, कितने साल के हैं, जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है, फिजिकल वर्क आपकी लाइफ स्टाइल सेडेंट्री है कि खा पी के सोने वाली है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है आप। तो आपका RDA डिपेंड करता है इन तीनों चीज़ों पर। नेक्स्ट है यहाँ पर इन हाई ब्लड प्रेशर द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर आर। तो यदि BP बढ़ा हुआ है तो सिस्टोलिक कितना होगा, डायस्टोलिक कितना होगा? 90 एंड 140, 140 एंड 90, 70 एंड 130 या फिर 110 एंड 70। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पूछा है, BP बढ़ा हुआ है तो नॉर्मल होता है 120 और 80 mm ऑफ Hg। सिस्टोलिक हो जाएगा यहाँ पर 140 और डायस्टोलिक हो जाएगा 90। तो ये क्या कहलाएगा? हाई ब्लड प्रेशर 140/90 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल वॉलंटरी एजेंसीज इज कंडक्टिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। तो हेल्थ के फील्ड में कौन सी एजेंसी रिसर्च करती है अपनी? सिद्धा, WHO, रेड क्रॉस या फिर दनिदा। तो जो इंटरनेशनल वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी है रिसर्च के हेल्थ के फील्ड में रिसर्च करती है वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेड क्वार्टर है जनेवा में इसका। यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ डे हम मनाते हैं हर साल 7 अप्रैल को। एवरी ईयर 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। और जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो रिसेंट में डायरेक्टर हैं, क्योंकि दोबारा से भी इन्हीं को है जो चुना गया है, तो इसीलिए इस बार भी कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम आप जरूर याद रखें 2022 की। तो यहाँ पर तो 2021 की लिखी बिल्ड ए फेयर एंड हेल्दियर वर्ल्ड। 2022 की थीम है आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। याद रखना है आपको, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ 2022 की थीम है। लोगो याद रखें, एग्जाम में आपको आ सकता है। नेक्स्ट वन इज व्हेन वी सेलिब्रेटेड द इंटरनेशनल नर्सेज डे। तो हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस कब मनाते हैं? 12th में, 11th में, 21 जून या फिर 7 अप्रैल को।
तो हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस कब मनाते हैं? 12 मई को। इस साल की थीम क्या थी? अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। 2022 की थीम याद रखें आप। आपको इंटरनेशनल नर्सेस डे सबको पता है क्योंकि हम हर साल मनाते 12 मई को, लेकिन थीम हर साल बदल जाती है। 2022 की थीम थी इन्वेस्ट इन नर्सिंग इन रिस्पेक्ट राइट टू सिक्योर द ग्लोबल हेल्थ। और यहाँ पर लेडी विद द लैम्प आता है, तो वह फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जन्म हुआ था 12 मई 1820 को। इन्हीं के जन्मदिन के दिन हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल नर्सेस डे। जन्म हुआ था इनका इटली में 1820 में। डेथ हुई थी इनकी 13 अगस्त 1910 को लंदन में। इनकी जो बुक है एग्जाम में पूछी जाती है वो क्या है? नोट्स ऑन नर्सिंग। नोट्स ऑन नर्सिंग की राइटर कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट है यहाँ पर हाउ मेनी राइट्स ऑफ चाइल्ड इज देयर दैट इज डिक्लेयर्ड 20 नवंबर 1959 बाय द यूनिसेफ। तो यूनिसेफ ने राइट्स दिए थे बच्चों के, तो टोटल कितने राइट दिए थे 20 नवंबर 1959 को? तो यूनिसेफ ने जो राइट दिए थे बच्चों के कितने थे? टोटल 10 राइट दिए थे। कितने राइट दिए थे? टोटल है जो 10 राइट्स दिए थे यूनिसेफ ने। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड ने टोटल 10 राइट्स दिए थे बच्चों के 20 नवंबर 1959 को। हेडक्वार्टर है यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में। स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। एट प्रेजेंट इसकी जो हेड है वो कौन है? कैथरीन एम रसेल इसकी प्रेजेंट में हेड है। आपको एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर ऑल आर द इंटेंशनल टॉर्ट्स एक्सेप्ट। तो सभी इंटेंशनल टॉर्ट्स हैं किसी एक को छोड़कर। असॉल्ट, बैटरी, फ्रॉड, एफ नेग्लिजेंस। दो तरीके के टॉर्ट्स होते हैं, इंटेंशनल और नॉन इंटेंशनल। तो यहाँ पर इंटेंशनल टॉर्ट्स सभी हैं, लेकिन नहीं है वो क्या है? नेग्लिजेंस। टॉर्ट्स का मतलब होता है रॉन्गफुल एक्ट, कुछ भी गलत काम करना पेशेंट पर्सन की जो परमिशन है उसके अगेंस्ट जाके। इंटेंशनल, अनइंटेंशनल। इंटेंशनल में आएंगे ऐसे टॉर्ट जो आप पेशेंट को जानबूझ के कर रहे हैं कि उसको हार्म हो, तो वो हो जाएगा असॉल्ट, बैटरी, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट और फ्रॉड। फिर आते हैं यहाँ पर अनइंटेंशनल, तो यहाँ पर आता है नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस। तो नेग्लिजेंस क्या है कि किसी पर्सन की परमिशन के बिना ही आप उसको क्या करते हैं? निगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। माल प्रैक्टिस का मतलब किसी को आप जाके गलत दवाई लगा देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन है द बेड दैट इज एम्प्टी एंड विच इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय एनी टाइप ऑफ पेशेंट इट्स नोन एज। तो एक बेड है हॉस्पिटल का, वार्ड का, क्या है? एम्प्टी है, लेकिन नॉट ऑक्यूपाइड बाय एनी टाइप ऑफ पेशेंट इट्स नोन एज। तो किस टाइप का बेड कहलाएगा? ओपन, क्लोज्ड, कार्डियक या फिर बर्न बेड। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। एक बार और मैं आपसे रिपीट करती हूँ कि जो भी लोग नॉर्सेट के पेपर्स, प्रीवियस ईयर यूपी सीएचओ के पेपर्स लेना चाहते हैं, फिर किसी भी स्टेट सीएचओ के पेपर सीरीज लेना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐप पर भी पेपर्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। तो इस तरीके का बेड क्या है? खाली है और उस पर कोई भी पेशेंट नहीं है, तो ये किस तरीके का बेड कहलाएगा? ये कहलाता है क्लोज्ड बेड। क्या कहलाएगा? क्लोज्ड बेड। खाली है बेड, कोई पेशेंट भी नहीं है उस पर, तो क्या कहलाएगा? क्लोज्ड बेड। आज की क्लास का फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंट्रीज विथ हाई HDI आर कैटेगराइज्ड एज। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में HDI, आपको HDI की है तो वैल्यू पूछ सकते हैं कि इंडिया कौन से नंबर पर है, या फिर जो HDI जिनकी हाई होती है, HDI इंडेक्स जो हाई होता है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? डेवलपिंग कंट्री के लिए, डेवलप्ड कंट्री के लिए, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के लिए, या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री के लिए। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके 4 इंडिकेटर होते हैं। क्या होते हैं? इसके 4 इंडिकेटर होते हैं मेनली। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। तो क्या है? इसके कंपोनेंट हैं HDI के।
यदि जब HDI ज़्यादा हो दैट मीन्स क्या है, डेवलप्ड कंट्री। क्या है, डेवलप्ड कंट्री। आपको एग्जाम में आ सकता है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसकी जो 4 मेजर इंडिकेटर हैं, कैसे पता चलेगा कि कौन सा देश क्या है, हाईली डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग में है, जैसे इंडिया हो गया। तो इस तरीके से तो यहाँ पर यदि 4 मेजर इंडिकेटर पूछते हैं तो बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर द हेल्थ, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर एजुकेशन, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये सभी चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करती हैं कि कौन सा देश है जो प्रॉपर तरीके से ग्रो कर रहा है या नहीं। अब यहाँ पर बात आती है कि जो इंडिया की रैंक कितनी है, इंडिया की रैंक है जो कितनी है, तो इंडिया की रैंक है 131वीं पोजीशन पर है इंडिया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट कौन देता है, यूएनडीपी। यूएनडीपी हर साल क्या देता है, रैंक देता है, और 2022 में इंडिया की रैंक कितनी है, 131। कितनी है, 131 रैंक है HDI में, और PHDI में कितनी है, 123वीं रैंक है इंडिया की। तो आपको रैंक है जो ज़रूर याद रखना है, एग्जाम में आपको आ सकती हैं। और ये रैंक किस चीज़ के कारण डिपेंड करेंगी, इंडिया मान लीजिए आपसे पूछा गया कि किस तरीके की कंट्री में आएगा, तो इंडिया आएगा डेवलपिंग में, ना कि डेवलप्ड में। किसमें आएगा, डेवलपिंग कंट्री में। और यहाँ पर जो रसिया है, रसिया की रैंक है जो अभी तक सबसे ज़्यादा रही है, मतलब रूस के पास हर एक चीज़ें हैं, हर एक चीज़ से मतलब वहाँ के बच्चे भी स्कूल जाते हैं, पर कैपिटा इनकम भी अच्छी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा है। तो यहाँ पर इंडिया पूछे तो डेवलपिंग में है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट से आपको सेकंड लिस्ट से मैच करना है ताकि करेक्ट आंसर आप बता सकें। रेटिनॉल, टोकोफेरल, नियासिन एंड एस्कॉर्बिक एसिड, तो ये सभी विटामिन के नाम दिए हुए हैं, और दूसरे में उनसे होने वाली डेफिशिएंसी दी हुई है। पेलाग्रा, मल्टीपल ब्लीडिंग टेंडेंसीज, मस्कुलर वीकनेस या फिर केराटोमलेशिया। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऊपर है जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, नीचे कोड दिया हुआ है, अब आपको फॉलो करना है कि किसकी जोड़ी किससे मिलाएंगे आप। तो रेटिनॉल, रेटिनॉल क्या करता है, ये करेगा केराटोमलेशिया। क्या क्रिएट करेगा, रेटिनॉल केराटोमलेशिया, जिसको हम विटामिन ए भी कहेंगे। टोकोफेरॉल, क्या है टोकोफेरॉल, विटामिन डी। विटामिन डी क्या करेगा, तो विटामिन डी करेगा यहाँ पर मस्कुलर वीकनेस। नियासिन की कमी से क्या होगा, पेलाग्रा। ब्लीडिंग टेंडेंसीज, स्कर्वी किससे होगा, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी की कमी से। तो अकॉर्डिंग टू दैट जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ए। आप चाहें तो इसको नोट पेपर, कागज़ पेंसिल के ऊपर भी इनको मिला के चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, द रिकमेंडेड डेली एनर्जी इनटेक ऑफ एन एडल्ट प्रेग्नेंट वुमेन विथ हैवी वर्केज। तो यदि कोई प्रेग्नेंट वुमेन बहुत ज़्यादा हैवी काम करती है तो उसको डेली कितना है जो एनर्जी लेना चाहिए, 3200 किलो कैलोरीज, 2900 किलो कैलोरीज, 2500 किलो कैलोरीज या फिर 2100 किलो कैलोरीज। तो एक रिकमेंडेड डेली एनर्जी इनटेक पूछते हैं प्रेग्नेंट वुमेन का, तो ऑलरेडी प्रेगनेंसी में 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा ली जाती है सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में, लेकिन हैवी वर्क करते हैं तो कितना होना चाहिए आपका 500 तक। तो 2900 किलो कैलोरीज है जो एक प्रेग्नेंट लेडी को लेना चाहिए, कब, प्रेगनेंसी के साथ साथ हैवी वर्किंग भी है तो। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, व्हेन परफॉर्मिंग CPR ऑन इन एडल्ट हाउ डीप शुड द चेस्ट कंप्रेशन बी। तो यदि आप किसी एडल्ट पर्सन को CPR देते हैं, क्या देते हैं, CPR देते हैं, तो आप जब CPR देते हैं तो चेस्ट कितने अंदर तक कंप्रेस होना चाहिए, 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच या फिर 3 इंच तक। तो CPR देते टाइम जब आप CPR देते हैं तो आपके जो हाथों की फिस्ट है, क्या है, फिस्ट है, कितने अंदर तक प्रेस होना चाहिए, एटलीस्ट 2 इंच तक और 5 सेंटीमीटर, 2 इंच या फिर 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर आफ्टर द डॉग बाइट वुंड शुड बी क्लीन विथ। तो यदि किसी को कुत्ते ने काट लिया तो अब उसको क्या होने का चांस होगा, रेबीज होने का। अब कुत्ते के काटने के बाद जिस एरिया में काटा है तो वहाँ पे आप उसको कैसे क्लीन करेंगे,
हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, टिंचर आयोडीन से, सोप और वाटर से, या फिर क्लोरीहेक्सिडिन से। तो यदि किसी को डॉग बाइट किया है, कुत्ते ने बाइट किया है, तो आप क्लीन कैसे करेंगे उसको? सोप एंड वाटर से कंटिन्यूअसली, कभी भी सूचरिंग नहीं करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यदि किसी को कुछ डॉग बाइट, कैट बाइट किया गया है तो यहाँ पर आपको क्या करना है? वैक्सीन दे सकते हैं। यदि कैटेगरी फर्स्ट है तो कुछ की भी ज़रूरत नहीं, ओनली क्लीन करने की बस ज़रूरत है, वो भी पानी और साबुन से। सेकंड कैटेगरी में वैक्सीनेशन दिया जाता है और जिस जगह काटा है वहाँ पे लोकल ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। थर्ड कैटेगरी आती है जिसमें वैक्सीनेशन के साथ साथ रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन भी दिया जाता है। थर्ड कैटेगरी कब होगी? जब एनिमल्स ने आपकी स्किन को ब्रोक करते हुए काटा हो और वहाँ पर लिक्स भी किया हो, मतलब चाटा हो, तब वो कहलाएगा थर्ड कैटेगरी ऑफ एनिमल बाइट। और रेबीज़ एक ओनली ऐसी डिसीज़ है जो कि पोस्ट एक्सपोजर और पोस्ट प्रोफाइल एक्सेस, मतलब एनिमल बाइट करेगा उसके बाद आप रेबीज़ की वैक्सीन लगवाएंगे, ना कि पहले से। नेक्स्ट वन इज विच वुड यू डू व्हेन केयरिंग फॉर एपिलेप्टिक सीजर्स विक्टिम। तो यदि आप किसी एपिलेप्टिक सीजर्स विक्टिम की केयर कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? रिमूव नियर बाई ऑब्जेक्ट दैट माइट कॉज द इंजरी, प्लेस अ स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज रोल्ड ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ बिटवीन द विक्टिम्स टीथ, या फिर ट्राई टू होल्ड द पर्सन स्टिल, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यदि आप एपिलेप्टिक सीजर्स पेशेंट की केयर करते हैं तो पहले तो उसके आसपास जो चीज़ें रखी हैं जो उसको इंजरी कर सकती हैं, उसके लिए क्या करना है? आपको दूर करना है। प्लेस अ स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज रोल्ड अ पीस ऑफ क्लॉथ बिटवीन द विक्टिम्स टीथ। तो आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं जिससे टंग बाइट ना हो पाए। फिर आता है ट्राई टू होल्ड द पर्सन स्टिल, यहाँ पर होल्ड है कि पर्सन को आपको स्टिली होल्ड करना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो? एपिलेप्टिक सीजर्स फिट्स का केस है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है पेशेंट को इंजरी से प्रिवेंट करना। ना तो उसके मुंह में आप कुछ कपड़ा लगाएंगे, ना ही पेशेंट को प्रॉपर तरीके से होल्ड करने की कोशिश करेंगे। उसको आप क्या करेंगे? साइड लाइंग पोजीशन में है जो कर देंगे, जिससे वो एस्पिरेट भी ना कर पाए जो भी मुंह से उसके झाग आ रहा है, पानी आ रहा है उसके लिए। और यहाँ पर आप पेशेंट को क्या करेंगे? जो आसपास ऐसी चीज़ें जो उसको इंजरी या फिर हार्म पहुंचा सकती हैं उसको आप दूर कर देंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है एपिलेप्टिक सीजर के केस में। नेक्स्ट है यहाँ पर गैंग्रीन फुट रिमूवल इन ओटी यूजुअली शेड्यूल। क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में, कि गैंग्रीन फुट है तो ओटी में यूजुअली इसको किस टाइम पर रिमूव किया जाता है? एट द एंड ऑफ सर्जरीज, एट द बिगनिंग, एज पर कन्वीनियंस ऑफ द सर्जन, या फिर एज पर द रोल नंबर ऑफ द डे। तो यहाँ पर गैंग्रीन फुट है, ओटी में जनरली कब शेड्यूल किया जाता है सर्जरीज की? मॉर्निंग टाइम में। कब? एट द बिगनिंग में। क्या कहेंगे हम यहाँ पर? एट द बिगनिंग में। कॉजेटिव एजेंट क्या है? क्लोरिस्ट्रीडियम परफ्रिंग्स। एग्जाम में आता है गैंग्रीन फुट का कॉजेटिव एजेंट क्या है? क्लोरिस्ट्रीडियम परफ्रिंग्स।